Hello friends, how are you all? I'm Balya and today I'm going to discuss a previous questions, December 2021, shift 2. So in the previous sessions, we have completed some questions and today I'm going to start from the question. Yes, so there are two statements. Statement one is COVID-19 has led to potential opportunities for disruptive technologies. तो इसके अंदर disruptive technologies की बात की गई है टू ऑफर सॉल्यूशंस जो कि असाइड करती है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को कैन पोटेंशियली मेंटेन करती है आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी को कि कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी हेल्थ केयर आउटकम्स को भी कहीं ना कहीं इनहेंस करती है और किसी भी तरह से सर्विस जो वो डिस्टर्ब ना हो मतलब खत्म ना हो उस चीज को भी अवॉइड करती है तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ली हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन। ठीक है। अब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या करती हैं जॉब्स रिडंडेंट भी कर देती हैं स्किलिंग डी स्किलिंग दोनों तरीके से एफिशिएंट है जिन लोगों के पास स्किल्स हैं जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उनके लिए बहुत एफिशिएंट है ये एंड क्वालिटी को भी इंश्योर करती हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट बना रहे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस ना आए। तो आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली हैं क्या। ये वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो इस ड्यूरेशन में आई हैं जो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को आपके एक्सेस के प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को चेंज कर रही हैं ताकि आप इजीली इंफॉर्मेशन गैदर कर सके अच्छे प्रोडक्ट बना सके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपने डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकें। किस तरह से अपने मार्केट्स को अपने बिजनेस को जब आप अच्छे से करेंगे तो ये एग्जांपल्स क्या होते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का होता क्या जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, गैस कीजिए आपने कोई कुकिंग वीडियोस देखनी शुरू की तो आपके पास बहुत सारी कुकिंग वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया हुआ है कि लोगों को जो चीज पसंद है जिस चीज में आपने क्लिक किया उसी तरह की फिर और सारी वीडियोस आ जाएंगी। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, जीनोमिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम्स, ये सबसे ज्यादा डिजिटल सर्विसेज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो है ब्रॉडर देन द डिजिटल सर्विसेज। तो इनसे क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह लगाने से आपने अगर नेट की तैयारी के लिए कोई वीडियो देखी है तो फिर जितने भी टीचर्स उस टॉपिक पे पढ़ा चुके होंगे उसकी वीडियोस आपके पास आने लगेंगी सजेशंस पे आने लगेंगी रिकमेंडेशंस में आने लगेंगी। तो ये सब चीज होती है हमारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी सर ड्यूरिंग दिस कोविड-19 क्योंकि हम सब ऑनलाइन आ गए थे। ठीक है। सब लोगों ने डिवाइसेस यूज किए तो उस ड्यूरेशन में इसने काफी अच्छा काम किया बहुत सारे लोगों को यूट्यूब के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो इसमें यही चीज कही गई और दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज तो काफी हेल्प करती हैं जिन लोगों के पास स्किल है। अब स्किल भी तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट होती है ना किसी के पास कुकिंग की स्किल है किसी के पास पढ़ाने की स्किल है किसी के पास वीडियोस बनाने की स्किल है। तो ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं। सो बोथ वन एंड द स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फॉर अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो प्रोसेस है हमारा डाटा कलेक्ट करने का क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अ सर्टेन ऑर्डर प्लेस दैम इन करेक्ट ऑर्डर। आपको इनको ऑर्डर में बताना है। देखिए जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस के बीच में मतलब आपकी रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है आपने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। जब आप क्वांटिटेटिवली रिसर्च करो दैट मीन जब आप पूरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो अच्छे से रिसर्च कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए किस किस चीज की आपको जरूरत है डाटा कलेक्ट करने में। ठीक है। फिर आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे एक अप्रोप्रिएट मेथड लोगे उसके बेसिस पे आप अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करना शुरू करोगे। फिर आप परमिशन लोगे जो आपके सुपरवाइजर है कि हाँ भाई मैंने ये चीजें ली हैं मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं अपनी रिसर्च के लिए मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं। उसके बाद आप अप्रोच करोगे मतलब आप सैम्पलिंग फ्रेम बनाने की कोशिश करोगे एंड द लास्ट फिर आप क्या करोगे एडमिनिस्टर करोगे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को टू सैम्पलिंग यूनिट्स मतलब जो चीज़ें आपने कलेक्ट की या आपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन से बेस्ट रहेंगे फिर आपने अपने सैंपल को सिलेक्ट करने की शुरू की फिर आपने अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया उसके बाद आपने क्या किया सैम्पलिंग फ्रेम बनाने शुरू किए। फिर आपने अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना शुरू किया अपने सैम्पलिंग यूनिट्स में। तो ये इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर होगा जिसके बेसिस हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। Our next question is a variable which potentially influences the outcome of a research study। एक वेरिएबल है जो पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च स्टडी के आउटकम को उसके रिजल्ट को लेकिन आप उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना आप उसको कंट्रोल कर सकते। तो ऐसे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जिसको ना आप देख सकते हो ना आप कंट्रोल कर सकते हो दिस इज कनफाउंडिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज योर आंसर। आपकी रिसर्च को हर तरह से इन्फ्लुएंस तो करेगा लेकिन ना तो आप उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 2 एरर। एक इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है टाइप 2 एरर कमिट कर रहा है अपने रिसर्च में। तो वो क्या कर रहा है देखो ये मैंने इससे पहले प्लेलिस्ट में भी काफी कराया है। जो आपका टाइप 1 है
दैट मीन्स एरर का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है, आपकी रिसर्च जो सिग्निफिकेंट है, आपकी राइट एंड रिजेक्ट, आपने आराम से रिजेक्ट कर लिया अपने नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट कर लिया, दैट मीन्स आपकी रिसर्च जो गई वो सिग्निफिकेंट हो गई। एंड टाइप 2 एरर में हम क्या करेंगे, फॉल्स एंड एक्सेप्ट। आपका फॉल्स था डिसीजन, लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, इससे क्या होगा, आपकी टाइप 2 एरर हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे राइट डिसीजन था, राइट डिसीजन होने के बाद आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स आपने टाइप 1 एरर क्रिएट कर दी। यहाँ पर आपका ऑलरेडी फॉल्स डिसीजन था जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, टाइप 2 एरर कर दी। सो ये बहुत अच्छे की पॉइंट्स हमारे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के क्वेश्चन को देखने के लिए। तो टाइप 2 एरर में क्या चीजें आती हैं आपकी, फॉल्स एंड एक्सेप्ट। सो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, आपने नल हाइपोथेसिस को उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत थी। हमें अपनी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है ताकि हमारी रिसर्च सिग्निफिकेंट आए और हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। Next question is, an institution wishes to apply for the assessment and accreditation from NAC। एक इंस्टीट्यूशन अप्लाई किया कि NAC आके उसको विजिट करे, तो कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसपे उस इंस्टीट्यूशन को फोकस करना चाहिए एज पर NAC के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। दैट मीन्स कि जब NAC कहीं भी आपके विजिट करता है, क्योंकि वो आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके इंस्टीट्यूशन को ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या चीजें देखते हैं एक इंस्टीट्यूशन में, किस तरह से उसका असेसमेंट करते हैं, उसके करिकुलर एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट उसमें आता है कि वो सबसे पहले देखते हैं कौन सा करिकुलम आपके यहाँ फॉलो हो रहा है। टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, ये बिल्कुल देखते हैं कि टीचर्स कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं। इलेक्शन होना है स्टूडेंट्स का, यूनियन मेंबर्स का, ये नाक की जिम्मेदारी नहीं है, ये अपने कॉलेज के लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लोकल चीजें होती हैं, इसको नाक कंसिडर नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे लर्निंग रिसोर्सेज आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें प्रोग्रेस होने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं, मींस आप किस तरह से उनकी चीजों को इम्प्रूव करके उन्हें प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नाक देखता है। इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए अगर सी को आप काट देंगे तो आपका बी आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ द मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसे हैं जो मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी को कर सकती है। मैं अब मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, कॉग्निशन से मतलब समझ गए, आप ब्रेन से बिलोंग करता है, ब्रेन थिंकिंग, ठीक है। अब मेटा का मतलब होगा जब आप चीजों को लेके रीथिंक कर रहे हैं, मतलब मैं चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, खुद से रीथिंक करके देख रही हूँ कि हाँ मैंने जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया। आप किसी भी रिफ्लेक्टिव जर्नल को लिखते हो, ठीक है, वहां पे आप थिंक करते हो, आप पेपर देखते हो, एक बार चेक करते हो, रीचेक करते हो, यहाँ पे आप रीथिंकिंग करते हो, बिल्कुल ठीक है। खुद को प्रेज करने के लिए आपको क्या रीथिंग है, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया था, मैंने वो काम बहुत अच्छा किया था, ऐसा नहीं होता। बात जो की जा रही है वो एक डिफरेंट लेवल पे की जा रही है, इट्स नॉट अ पर्सनल लेवल, ठीक है। तो सेल्फ प्रेजिंग नहीं आएगा यहाँ पे हमारा। सेल्फ क्वेश्चनिंग, हाँ सेल्फ क्वेश्चनिंग जरूर होता है कि आदमी सोचता है कि हाँ ठीक है, मैंने जैसे अब आप नेट की तैयारी करो तो क्या मैंने फर्स्ट यूनिट अच्छे से कवर कर लिया, मैंने इस ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन कवर कर लिए, दिस इज अ सेल्फ क्वेश्चनिंग, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ लर्निंग स्टाइल, कि हाँ जो तैयारी जो तरीका मैं लेके चल रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्या वो सही है या नहीं है। अवेयरनेस होना, आपका सही तरीका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, कि आप प्रॉपरली कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप नए मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी भी इंप्रूव होगी, दूसरा आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ सब हम जगह रीथिंक करते हैं, तो ए सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बी आपका सेल्फ फ्रेजिंग नहीं आएगा इसके अंदर, और चार ऑप्शन इसमें गिवन भी नहीं थे, तो आपको तीन ही सिलेक्ट करने थे, तो अपने आप आपका ये सेल्फ फ्रेजिंग जो होता है वो कट हो जाता है। तो दिस इज योर आंसर। Experiential learning theories that situate experience at the core of the learning process are based on, जो आपकी experiential learning theories हैं जो कि situate करते हैं आपके experience पे, that means जो भी experiential learning को हम कहते हैं, जो आपने अपने experience के basis पे learn किया है, वो आपके learning process किस चीज पे based होता है। both social and constructive theories of learning, cognitive theories of learning, constructive theories of learning and social theories of learning। देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा, आप एक्सपीरियंस कहाँ कर रहे हो, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के साथ, अपने पेयर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं वो सोशल भी है, लेकिन आप उस चीज से सीख रहे हो, लर्निंग प्रोसेस आपका हो रहा है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हो रहा है। तो आपका क्या आएगा, सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग बोथ, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये होता है जो बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग थ्रू द एक्टिविटी, ठीक है, और एक्सपीरियंस हो रहा है आपको अपनी लर्निंग में, तो इसमें आपका बोथ सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग आएगा।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है? जो भी आपने अपनी पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स लिया है वो सब क्या होता है? एंटायर पॉपुलेशन जो आप अपनी रिसर्च में लेने जा रहे हो उसका जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। अब आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैरामीटर। पैरामीटर जो पॉपुलेशन आप ले रहे हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना, और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? उस सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक जो आप अपने रिसर्च के लिए ले रहे हो। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब पैरामीटर इज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर पॉपुलेशन जो आपने पढ़ा है अपनी रिसर्च के लिए जिसको आपको लेना है, ठीक है। अब आपने एग्जांपल क्या लिया है इसमें? जैसे आपने बटरफ्लाई के ऊपर, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के ऊपर आपने की है, ठीक है। आपका पूरा सैंपल जो था, डाटा जो था बटरफ्लाईज थी। अब आपने उसमें जो एक निचोड़ निकाला है वो क्या निकाला है? एवरेज लेंथ ऑफ अ बटरफ्लाई। दैट मीन्स आपने 50-100 बटरफ्लाईज देखी होंगी जिसमें से आपने फिर एक क्यूरेट करके एक एवरेज लेंथ निकाली होगी बटरफ्लाई की। तो दिस इज अ पैरामीटर। इस चीज को हम पैरामीटर बोलेंगे बिकॉज इट स्टेट्स समथिंग अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाईज। क्योंकि जब आप एक एवरेज लेंथ निकालोगे बटरफ्लाईज की तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, जो आपके पास बटरफ्लाईज थी जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया है उनकी एवरेज लेंथ ही थी। दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ओके, तो अब हम देख सकते हैं पैरामीटर क्या होगा? जो कि वेरी करेगा आपका सैंपल टू सैंपल। ऐसा नहीं है सैंपल तो आपने एक बार ले लिया ना, फिर वेरी कैसे करेगा? आपने एक ही सैंपल लेके तो उसकी एवरेज लेंथ निकाली है, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इट कैन बी प्रैक्टिकली कंप्यूटेड फॉर अ फाइनाइट पॉपुलेशन। दैट मींस फाइनाइट पॉपुलेशन जो आपने अपने लिए पॉपुलेशन निकाली उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ले लिए पॉपुलेशन के प्रैक्टिकली। बिल्कुल ठीक बात है, तो बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशन। देखो फिक्स वैल्यू नहीं होती, आप एक एवरेज निकालते हो, एवरेज निकालते हो। फिक्स वैल्यू होती है अपनी आप पॉपुलेशन की जो आपने कंडीशंस दी है। हाँ, जैसे हमने बटरफ्लाई लिया, राइट, तो बटरफ्लाई में आपने एक एवरेज लेंथ निकाली तो वो आपकी फिक्स वैल्यू हो गई, राइट, ये बात सही है। जो आपने बटरफ्लाई की एवरेज वैल्यू ली, मैंने एग्जांपल जो लिया हुआ है वो बटरफ्लाई का ही लिया हुआ है, तो जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली ना बटरफ्लाई की वो फिक्स्ड होगी, राइट। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया ऑप्शन, राइट। चेंजेस विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो आपने एक बार फाइनाइट कर ली अपने पैरामीटर जो आपने निकाला, तो बार बार आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग सैंपल वेरिएंस। आप उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने सैंपल के वेरिएंस के थ्रू हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एक फिक्स वैल्यू तो इसलिए आ जाती है क्योंकि जब आप पूरा पैरामीटर जज करके आप एक एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने अपना एक सैंपल लिया, उसी सैंपल के बेसिस पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हो, पैरामीटर निकालते हो। तो बी सी एंड डी जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है। डी स्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय। जो हमारी डी स्कूलिंग सोसाइटी है वो किसने लिखी है? ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे आपके, ये आते थे एटलीस्ट समझ लीजिए आप 2016 2017 में इस तरह के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन वापस आने रिपीट हुए हैं। तो ये हमें दी थी डी स्कूलिंग सोसाइटी, इवन एलिच ने दी थी। इन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी, ये ऑस्ट्रियन ऑथर थे हमारे इवन एलिच जो थे। इनकी क्रिटिक्स किस पे थी? द रोल एंड द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसके अंदर यही था कि क्या रोल है, क्या प्रैक्टिस एजुकेशन की होनी चाहिए हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में जो नहीं होती है। क्रिटिक्स था इनका, तो ये लिखी थी हमारे एवन एलिच ने। एनी काउंसलिंग थ्योरी, कोई भी काउंसलिंग थ्योरी या कोई भी प्रैक्टिस जो इनकॉर्पोरेट करती है और कंबाइन करती है डॉक्ट्राइंस को, फाइंडिंग्स को, टेक्निक्स को, जो सिलेक्ट किया गया आपने किसी डाइवर्स थियोरेटिकल सिस्टम से, उसको आप क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, या फिर वोकेशनल काउंसलिंग? देखिए, जो हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है वो हमें किसने दी है? विलियमसन ने दी है, जो इसके चीफ एक्सपोनेंट थे हमारे डायरेक्टिव काउंसलिंग के। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग होती क्या है? ये फुल्ली फुल्ली काउंसलर सेंटर होती है। दैट मीन्स इसमें काउंसलर जो होता है, जो काउंसलिंग कर रहा है अपने क्लाइंट की, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उसकी प्रॉब्लम को जान के उसको सॉल्व करे अपने क्लाइंट की। जो काउंसलर होता है वही प्रॉब्लम को पहले जानने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को डिस्कवर करता है, डायग्नोस करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मतलब ये दूसरी तरह की काउंसलिंग जिसको हम परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्लाइंट ओरिएंटेड, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग। एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इसको किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने। अक्सर कई बार आ जाता है क्वेश्चन। डायरेक्टिव काउंसलिंग के थे विलियमसन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के थे हमारे कार्ल रॉजर्स, जो कि लीडिंग एक्सपोनेंट थे इस टाइप ऑफ काउंसलिंग के, जहाँ पे क्लाइंट जो है वो फ्री है एक्सप्रेस करने के लिए, और काउंसलर क्या करेगा?
उसको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इसलिए ये नॉन डायरेक्टिव हो जाती है। डायरेक्टिव इसलिए होती है जब जब काउंसलर को पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है हर काम के लिए, कि वो प्रॉब्लम को डिस्कवर भी करेगा, उसको सॉल्व भी करेगा, उसको डायग्नोज भी करेगा। ठीक है। और जो हमारी इक्लेक्टिव काउंसलिंग होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों की काउंसलिंग्स का, जिसमें चीफ एक्सपोनेंट काउंसलिंग के होते हैं हमारे थॉर्न। Here in this types of counseling, both the counselor and the counselor एक दूसरे के साथ cooperate करेंगे और काम करते हैं actively. Both do the talking turn by turn and they solve the problem jointly. मतलब अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाके अपने काउंसलर से बात करता है तो वो दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेट करके अपनी प्रॉब्लम को समझ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ कोई एक का रोल इंपॉर्टेंट नहीं होता, दोनों म्यूचुअली काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर इक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो इसके ये सब मैंने काउंसलिंग थोड़ा सा डिटेल में दे दिया था कलेक्टिव काउंसलिंग का, तो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव काउंसलिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आप इनकॉर्पोरेट होगे, कंबाइन होके जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी टेक्निक्स आ रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब साथ सॉल्व करेंगे। वोकेशनल काउंसलिंग होती है जब आप किसी प्रोफेशनल करियर से लेके स्पेशली किसी प्रोफेशनल को लेके आप काउंसलिंग कर रहे हैं। Which one of the following is emphasized in the NEP 2020? आपको बता रहे हैं इन द NEP 2020 के हिसाब से कौन सा emphasized था। How to learn, what to learn, when to learn and where to learn. So how to learn, it's a good answer कि आपको कैसे learn करना है, एक्टिविटी के थ्रू learn करना है, रोड मेथड नहीं होना चाहिए, बच्चों को रियल एक्सपीरियंस भी देना चाहिए, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं कि हाउ टू लर्न, आप कैसे लर्न करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन की टर्म किसने दी है? अब ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट ये कि इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री है अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। तो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की थी राइट मिल्स ने। Next question, the National Curriculum Framework 2005 begins with a quotation from an essay titled Civilization and Progress. देखो ये जो essay लिखा गया था 2005 में, इसमें जो quotation थी Civilization and Progress, ये essay किसने लिखा था? ये essay लिखा था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये चीज मेरी भी पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने इसका आंसर बहुत इजीली लगा लिया था। तो नेट ने भी यही आंसर दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके आंसर है, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्टार्ट हुआ था एक कोटेशन से, जो कैसे लिया गया था, सिविलाइजेशन मतलब आपकी सिविलाइजेशन भी होनी चाहिए आपका, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए, सिविलाइजेशन भी होनी चाहिए और प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये करिकुलम डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। आपका एनसीएफ 2005 में कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं? कि कनेक्ट करना बच्चे की नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल, दैट मींस आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस में से कहीं ना कहीं दे रहे हो। इंश्योर करना दैट द लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम द रोड मेथड, सही बात है कि बच्चे को सिर्फ रटाने पे फोकस नहीं करना है, बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, बच्चा थोड़ा सा डेडिकेटेड तो होना ही चाहिए करने के लिए, लेकिन आप बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसे कुछ एक्टिविटी के थ्रू कराएं। नर्चर करना एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स कि बच्चे को नर्चर करें, बच्चे को उसे पता होना चाहिए वो उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, जो लोग भी उसको केयरिंग कंसर्न्स हैं, उसकी फैमिली है, उसकी जो भी लोग हैं वो लोग उसको अच्छे से नर्चर करें ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है। एम्फेसिस है ना एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करना और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो एनसीएफ जो कहता है वो यही कहता है कि लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, उसको रोट मेथड नहीं कराना कि सिर्फ उसे रटवा देना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है, बच्चा समझ के पढ़े ताकि वो रिटेन कर पाए। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ए बी एंड सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And I wish के lesson आपके लिए वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो। तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। So see you soon with the next video.